नमस्कार साथियों। अब हम लोग 2019 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर सेट ए पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है कि 2018 से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा भी होगा। इसे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न में ये मान के अटेम्प्ट करें, यदि किसी को कुछ नहीं आता होगा तो क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ही कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न है ना। चलिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि आप इसको अपने मन के साथ कनेक्ट करते चलें, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है, जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उनमें सुधार न हो पाए। सुधार न होने देने के पीछे दो कारण कहे जा सकते हैं। एक तो यह कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में गहरी जमी हुई हैं, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संरक्षित करता है। दूसरा है कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली होती है। यह कोटि जटिल होती है, केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी अपकार की आम तौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप में स्वायत्तता हासिल कर लेने की होती है। यह भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। प्रश्न में पूछा है तो इस परिच्छेद से इस परिच्छेद से कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है। अनुगत मतलब होता है प्राप्त होना। ठीक है। भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। यह बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंभीरता से लिया ना होता तो लिखता ही क्यों। ऐतिहासिक अन्याय की किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे है। सुधार से सदैव परे है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुधार हो सकता है, सुधार से परे की बात ही नहीं किया है। सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है, अर्थव्यवस्था की बात किया नहीं है। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, इसकी बात जरूर किया है। ऑप्शन डी की। ठीक है। इसी कॉम्प्रहेंशन से, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक प्रश्न और है। वो प्रश्न क्या है? उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाएंगे। मैं बार बार आपको बता दूं, यदि पूर्व धारणा आपको समझ में ना आए तो दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप हमारी क्लास ले लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो एक वीडियो पूर्व धारणा से संबंधित पड़ा हुआ है, जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं, तो पूर्व धारणाएं आपको समझ में आ जाएंगी। आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। ठीक है। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। सबसे अच्छा लिख देने से ये गलत हो गया, तो ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों ये मान्य नहीं होंगी। आगे चलते हैं, इसे पढ़िए। कह रहा है, शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खासकर इस तेजी से बदलते हुए वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृत तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। विश्वविद्यालय संस्कृत चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारी से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक कुआऊ इंसान भर है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाए जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान दोनों हो। उनका विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा, और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। साथ ही मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। ये बात तो कहा ही नहीं है। अगर व्यक्ति सुशिक्षित नहीं होंगे तो आधुनिक नहीं हो सकता, ऐसी कोई चर्चा उसने नहीं किया है। संस्कृत अर्जित के बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। दूसरे को एक्सेप्ट किया है। ऑप्शन बी केवल दो, इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आप साथ साथ सीखते चलिए कि किस बिहाफ पे कौन सी बात काटी गई है।
क्योंकि सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित रहित मतलब न होना, समाज आधुनिक रूपांतरित नहीं हो सकता, ऐसी बात उसने नहीं कही है। सुशिक्षित होना, संस्कृत होना अच्छी बात है, पर नहीं होंगे तो दुनिया रुक जाएगी, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है। अगला परिच्छेद, मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवंत संसाधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं, मृदा बनने में, तथापि यह मिनटों में नष्ट हो सकती है। प्रतिवर्ष 75 अरब टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में रोके रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रखती है। उपरोक्त परिच्छेद का आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई। बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात कही नहीं गई कि खाद्य सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रमुख कारण है, ऐसी बात चर्चा नहीं की गई है। मृदा का क्षरण मुख्यतः मनोद्भविक या एंथ्रोपोजेनिक है, यह बात भी नहीं कही गई है। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है, ये बात कही गई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिक रूप से मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न तो दिखाई देती है और न ही मापी जा सकती है। यानी इसका ये कहना है कि असमानता जो होती है इसको कोई संचालित भी करता है। गुरुत्व बल की ही तरह शक्ति असमानता का संगठक सिद्धांत है, चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र किसी की भी हो। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट होते हैं। चलिए इसे देखते हैं। कह रहा है उपयुक्त परिचय आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाएं। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। एकमात्र लिख दिया तो ये गलत है। आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता की शक्ति को सुदृढ़, आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता को सुदृढ़ करती है, ये बात भी नहीं कही गई है। आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभविक विधियों की अपेक्षा उनके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है, बिल्कुल कही गई है। तीसरा यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल 3। जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों का वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ पहुंच सकता है, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभावों जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने का अहानिकर होना कम हो जाएगा। विश्व कैसे अनुकूलन करेगा? अनुसंधानकर्ता यह अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल, गेहूं इन 4 पड़े वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी, जिनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे आदी हो जाती हैं, एडिक्ट हो जाती है। तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती, राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेंगी कि भविष्य में किस भूमियों का निष्पादन करेंगी। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाल? ध्यान देना, सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाओगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे, ये बात तो कही गई है। जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, शस्य विविधता पर नहीं डालेगा। प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमि में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी, इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ये भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, सर्वाधिक, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियां होती है जैसे अरेंग उटेंग
या मनुष्य की होती है। साथ ही वैसे ही कलाई से जुड़ी होती है। कलाई की हड्डियों के गुच्छ से, जो कि बांह की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए बने छछूंदर के हाथ, घोड़े के पांव, सूस के पाद और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हुए हैं। ठीक है, बने हों। उपरोक्त परिच्छेद निरूपण में कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक, विवेकपूर्ण निष्कर्ष? हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का होना जैव विविधता का उदाहरण है। जैव विविधता की बात नहीं कर रहा है इस कॉम्प्रेंशन में। विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के लिए कार्यों के लिए करती है। यह जैव विविधता का उदाहरण है। यह जैव विविधता का उदाहरण नहीं हो सकता। मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैर में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। ये बात भी नहीं कहा है। मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे देखिए, लगभग 56 मिलियन पूर्व अटलांटिक महासागर पूरी तरह फैला हुआ नहीं था और जंतु जिनमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे, एशिया से यूरोप होते उत्तरी अमेरिका तक पूरे ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे। ऐसी बात कह रहा है। पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक उष्ण थी, किंतु जैसे जैसे पूरा नूतन युग समाप्त हुआ, आदि नूतन युग का प्रारंभ होने लगा, यह और अधिक बल्कि तेजी से आमूल रूप से उष्ण होने लगी थी। कारण था कार्बन की अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिकतः अकस्मात निर्मुक्त होना। पूरा नूतन आदि नूतन उष्मीय महत्तम या पीईटीएम कही जाने वाली इस अवधि के दौरान वायुमंडल में उतना कार्बन अंतक्षिप्त हुआ जितना आज मनुष्य द्वारा पृथ्वी की कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के सारे भंडारों को जला देने पर अंतक्षिप्त होता है। पीईटीएम लगभग इतने वर्षों तक बनी रही जब तक कि कार्बन की अवश्य मात्रा पुनः अवशोषित नहीं हो गई। इससे सूखा, बाढ़, कीट, प्लेग, कतिपय विलोपन हुए। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहा। वास्तव में यह फला फूला, लेकिन इसमें घोर भिन्नता आ गई। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ये बनाई गई है। भू संपत्तियों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती हैं। ये बिल्कुल नहीं बनाई गई है। पृथ्वी के वायुमंडल का तापन बढ़ने से इसके वनस्पति जात और प्राणी जात की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल ये बात कही गई है। वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अंततः ठीक वैसी स्थितियां हो जाएंगी जैसे 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ये बात भी नहीं है। 1 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, यदि 1 से लेकर 1000 तक पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा? अब ये प्रश्न है, यहां से बेसिक न्यूमरेसी स्टार्ट होती है। 1 से लेकर 1000 तक, 1 से 1000 तक। अब ध्यान से देखना, 1 से लेकर 99 तक, है ना? फिर 100 से लेकर के 200 बीच में, 200 से 300 के बीच में। कोई भी अंक किसी भी सैकड़े में 20 बार आता है। कितनी बार? 20 बार। जैसे 1 से 100 के बीच 5 आएगा, फिर 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 तक ये पूरा स्लॉट आएगा। फिर 65, 75, 85, 95 ये लगातार आएगा। यानी 1 से 100 के बीच आएगा 20 बार। इसी तरह 100 से 200 के बीच आएगा 20 बार। कैसे? 105, 115, 125, 135, 145, फिर 150 के बाद 151, 152, 153, 154 स्लॉट आएगी तो 20 बार। 200 से 300 के बीच भी आएगा 20 बार। इसी तरह 300 से 400 के बीच भी आएगा 20 बार। 400 से 499 तक भी आएगा 20 बार। ठीक है, तो 100 तो यही हो गया। अब शुरू होगा 5 वाला, यानी 500।
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 599 तक। कोई भी नंबर अपने सैकड़े में कभी भी कहीं भी कोई भी नंबर 120 बार आता है। कितनी बार? 120 बार। तो 1 से लेके 1000 तक में जो 500 से शुरू होकर 599 तक चलेगा, ये 120 बार तो ये हो गया। इसके अलावा 9 सैकड़े और होते हैं, 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 499। फिर उसी तरह 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो 9 ये होंगे, तो प्रत्येक में 20-20 आएगा, ये मैंने बता दिया है। तो 9 दूनी 18, 180 बार। और इन सबको जोड़ देंगे तो कितनी आएगा? 300 बार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक ठोस को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न आमापों में 36 घनों में इस प्रकार काटा है। 32 घन छोटे और 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला रंगा हुआ नहीं। कितने घनों में से केवल एक फलक रंगा हुआ है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पीला, नीला और काला, तो घन कुछ ऐसा ही होगा। ऊपर वाले को पीला रंग देते हैं, ठीक है। इधर वाले को काला कर देते हैं। अब ये काटेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, एक घन है बड़ा सा, जिसे हमने अलग अलग करे में ऊपर पीला कर दिया, नीचे पीला कर दिया, इधर काला कर दिया, पीछे काला कर दिया, इधर नीला कर दिया, उधर वाला नीला कर दिया। 36 घनों में काटना है। 4 बड़े होने चाहिए। 4 बड़े होंगे तो 32 क्या होंगे? छोटे होंगे। और छोटे घनों का कोई भी फलक काला और पीला नहीं होना चाहिए, या सॉरी, बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं है। तो ये देखिए, 20 से बड़े घन निकलेंगे, जिनके ये काला होगा, ये पीला होगा, ये पीला होगा, उधर वाला काला होगा, ये काला होगा, नीचे पीला होगा, इस तरह होगा, ठीक है। लेकिन जो छोटे घन निकलेंगे वो इधर से और इधर से निकलेंगे। तो ये देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 इधर से, 16 इधर से, 32 निकलेंगे। अब बड़े घन का कोई भी ऐसा घन नहीं होगा जिसकी दो फलक से कम रंगी हो। कारण क्या है? ये पीली तो ये काली, ये काली तो नीचे वाली पीली, ऊपर वाली पीली तो बगल वाली काली, उसके नीचे वाली काली और नीचे पीली। केवल एक सतह रंगीन वाले नीले में से ही निकलेंगे, जो यहां से निकलेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जो यहां से यहां से यहां से यहां से ये 4 घन निकलेंगे ऐसे, उनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। क्योंकि जो यहां से निकलेगा उसकी 3 सतह होगी, यहां वाले की 2, यहां वाले की 2, यहां वाले की 3, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 3, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो 4 इधर से, 4 उधर से, टोटल कितने हो गए? 8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न, ए और बी की स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए तो वजन 60 बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा जाए तो ए और बी की तुलना में वजन कितना कम हो जाएगा? तो ऐसे लिखो, माना माना ए कितना है? 100 और बी कितना है?
60, ये है, ये है ए के ऊपर हमने बी रख दिया, ये 100 है, ये 60 है ना, यही कह रहा है ना, 60% बढ़ जाता है। जैसे बी को रखा, ए का वजन कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। यदि बी को एक सी से हटा दिया जाए तो ए और बी के वजन में कुल कितना कम हो जाएगा। एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसे आप एकदम गंभीर होकर पढ़ेंगे तो ही बन पाएगा। अब ए के ऊपर जैसे ही हमने बी रखा, ए है 100 और बी है 60, तो कितना हो गया 160। अब सवाल है कि अगर इसको इस 160 में से ही ऊपर वाले को हटा दें तो क्या होगा, 160 पर कम होगा 60, तो 1 पर 60/160, तो पूछ रहे ना कितना कम हो जाएगा, तो 100 पर, परसेंटेज तो 100 पर निकालते हैं, तो 100 पे क्या होगा, 100 गुणित 60/160, 20 तिहाई 60, 20 अट्ठे 4 दूनी 8, ये 25, 25 तिहा 75/2, भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37.5%, 37.5%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार पर, तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें अप्रैल पे जाने फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कहाँ फोकस करेंगे, नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को। नवंबर 30 दिन का होता है, ठीक है। अब नवंबर जब 30 दिन का होगा तो जो 5वां बृहस्पतिवार होगा वो या तो 29 को पड़ेगा या तो 30 को पड़ेगा, ये कन्फर्म है। कारण क्या है कि अगर 1 तारीख को मान लिया, हम नवंबर मान लेते हैं कि 1 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 7 15, 7 22, 7 29। अगर 2 को पड़ा रहा होगा तो 2 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, 7 30, ये क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 5वां बृहस्पतिवार या तो 29 को पड़ेगा या तो 30 को। तो हमारे पास 2 रास्ते, हमने मान लिया 29 नवंबर को 5वां बृहस्पतिवार पड़ता है, तो 30 को क्या होगा, शुक्रवार होगा, है ना। और 1 दिसंबर को क्या होगा, शनिवार होगा। हमें कितना निकालना है, 20 दिसंबर। 1 में 7 जोड़ेंगे 8 को, 8 7 15 को, और 15 7 22 को भी क्या होगा, शनिवार। अगर 22 को शनिवार होगा तो 21 को क्या होगा, शुक्रवार, और 20 को क्या होगा, बृहस्पतिवार। अगर ऐसा होगा तो अब ऑप्शन में देखिए बृहस्पतिवार है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपके मन में आएगा कि अगर ये 30 नवंबर को पड़ेगा तो उस पर आप फॉलो करके देखेंगे तो बुधवार आएगा, बुधवार जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए इस प्रश्न को, कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उन्हें यह फॉर्मेट पता है कि इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, 2 डायग्राम बनाना होता है। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब कहता है कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो ये कुत्ते का है तो गाय कहाँ हो जाएगी, बाहर। अब चूंकि टॉपिक तो नहीं पढ़ाया जा सकता, बस हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। जिन्होंने टॉपिक पढ़ा होगा उनको पता है ये। गाय वहां बाहर हो गई, गाय किससे बाहर होगी, कुत्ते से। गाय की दुश्मनी बिल्ली और चूहे से नहीं है, तो गाय कहाँ आ जाएगी, यहां। कुत्ते से तो बाहर होगी, लेकिन चूहे बिल्ली से इसकी कोई दुश्मनी नहीं है। अब कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं, ये बात यहां से गलत और यहां से सही हो रही है। कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, ये बात यहां से सही और यहां से गलत हो रही है। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, यहां से भी सही है, यहां से भी सही है,
तो केवल थर्ड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14, चार समांतर रेखाओं के समुच्चय जो कि चार समांतर रेखाओं के अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी? तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। जब भी चतुर्भुज पूछे, जब भी या आयत पूछे, तो आप इसमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 जोड़ दो, टोटल हो गया 6। ऐसे भी नंबरिंग कर दो, ये हो गया 6, और 6 और 6 में का गुणा कर दो तो कितना आ गया? 36। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मान लिया 1 2 3 ये 3 ब्लॉक ना होते, 4 होते तो 1 2 3 4 लिखते, 5 होते तो 5 लिखते। सबको ऐड करना, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, यहां से हमारा बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। एक किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई। एक विद्यार्थी फुटबॉल खिलाड़ी यदि और केवल यदि 50 संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य। यदि 1 से 100 तक प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई हो, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? ये देखिए, कह रहा है जबकि क्रिकेट 4 है फुटबॉल का और 6 है क्रिकेट का। ठीक है, ये है फुटबॉल का। अब कह रहा है कि यदि 1 से 100 प्रत्येक किसी न किसी विद्यार्थी, तो उनमें से कितने विद्यार्थी के साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं? अब 4 के बाद, 4 से विभाज्य 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या होगा? 12। ये सारी संख्याएं, 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 100 ऑन। ऐसे बना लो। 6 से विभाज्य होने वाली, 6 के बाद 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, फिर ऐसे कंटिन्यू। अब कह रहा है कि उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल खेलते हैं, यानी कोई वो कॉमन नंबर यानी उभयनिष्ठ संख्या जो 4 और 6 दोनों से कटेगी, उस संख्या वाले नंबर वाले क्रिकेट भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे। क्योंकि कह रहा है जो 4 से कटेगा वो फुटबॉल है, जो 6 से कटेगा वो क्रिकेट है, और जो 4 6 दोनों से कटेगा वो दोनों खेल खेलेंगे। वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 12, फिर 24, यानी 12 के मल्टीपल में जितने आते जाएंगे वो सब क्या होंगे? दोनों से होंगे। तो संख्या क्या क्या हो सकती है? 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 98। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही, तब उसे यह बताया गया कि उसने 80% हिस्सा पूरा कर लिया है। इस स्पर्धा में धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? ऐसे लिख सकते हो, 80% बराबर है 12 किलोमीटर के, 1% बराबर होगा 12/80 के, तो 100%, क्योंकि 100% ही होता है कोई चीज। 100 गुणित 12/80, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए, राजू के पास 9,000 है। वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% है। इसलिए वह एक मित्र से 2,000 रुपए उधार ले लेता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमें करना है। तो 9,000 रुपए है, वो 75% हो, तो 75% बराबर है 9,000 रुपए के।
1% बराबर होगा 9,000 बटे 75 के, तो 100% बराबर कितने के होगा? 100 गुणित 9,000 बटे 75, काट दो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिरिक का 9, यानी उसको 12,000 रुपए चाहिए। ठीक है, और राजू ने किसी से कितना उधार लिया? 2,000। तो 9,000 में अगर 2,000 जोड़ भी दें तो भी कितना हुआ? 11,000। अब ऑप्शन पूछ रहा है, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, प्रश्न नंबर 17, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए, वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी है। तो मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, यानी मीनू जितने साल की थी वो मीरा से 1/3 थी। 1/3 मतलब मीरा क्या थी? 3 गुना थी। ठीक है, अब कह रहा है 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी है। 2010 में मीनू की उम्र जो है मीरा की उम्र की आधी है, इसका मतलब ये दुगना होगा। ठीक है, अब कह रहा है मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? 2002 से 2010। ठीक है, ये देखना, इनके बीच में कितने साल का अंतर है? 8 साल का, 8 साल का डिफरेंस है। अब हम ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 1992। मान लेते हैं कि उसका जन्म 1992 में हुआ, तो 2002 में वो कितने साल की होगी? तो 92, 8, 2000 और 2 ये, यानी 1992 अगर लेंगे तो ये 10 साल की होगी। तो मीरा कितनी रही होगी? 30 साल की, यही होगा ना? भाई अगर 1992 हम जन्म मान लें तो 92 से 2002 आने में 8 साल लगेंगे, सॉरी 10 साल लगेंगे। तो 10 साल की होगी तो वो होगी 30 साल की। फिर कह रहा है 8 साल बाद यानी 2010 में, 8 साल बाद ये होगी 18 की, और ये 8 साल बाद होगी 38 की, क्योंकि 8 ये भी बढ़ेगी। ये तो दुगना नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऑप्शन से करिए दिमाग का इस्तेमाल करके। अब अगर इसका जन्म 94 में हुआ तो 94 में 6 जोड़ेंगे, सन 2000 आ गया, ये 2002 है, यानी सन 94 में ये 8 साल की रही होगी, तो ये कितना रही होगी? 24 साल की, यही तो कह रहा है। और 8 साल बाद यानी 2010 में ये हो जाएगी 16 की, और ये 8 साल बाद कितना हो जाएगी? 32 की। तो 16 दूना 32, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदे। ठीक है, राकेश ने 1300 खर्च किए और राजेश ने 1500, तो 1300 प्लस 1500 ये हो गया 2800। ठीक है, यदि प्रत्येक रैकेट कीमत एक गेंद की कीमत से 3 गुना है, यानी 10 रैकेट हैं और 10 ही गेंद है, और रैकेट की कीमत 3 गुना है, यानी जितना गेंद को उसके तिगुना रैकेट होगा, तो एक रैकेट की कीमत क्या है? अब देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। 70 है, ये डायरेक्ट किसी नंबर का 3 गुना नहीं हो सकता, फिर दशमलव में जाना पड़ेगा, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। 90 है, ये हो सकता है कि 90 रुपए रैकेट की कीमत हो और 30 रुपए गेंद की हो। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑप्शन से भी कैसे आसानी से प्रश्न होते हैं। यानी रैकेट अगर 90 का तो गेंद कितने की होगी? 30। तो 10 रैकेट की कीमत 900 रुपए हुए और 10 की गेंद की कीमत 300 रुपए हुए, तो 9 3 1200 ही हुआ, लेकिन खर्च कितना हुआ है? 2800। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब ऑप्शन सी, अगर रैकेट की कीमत 210 रुपए है तो गेंद की कीमत कितनी होगी? 70। और अगर 10 रैकेट खरीदेंगे तो ये 210 में 10 का गुणा करेंगे तो 2100 रुपए खर्च होंगे, और 10 गेंद खरीदेंगे 700 के हिसाब से तो कितना होगा? 700 रुपए होगा, और ये टोटल हो गया 2800 रुपए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़े आसानी से आ जाएगा, इसको भी आप बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20।
किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं। यदि कुल 60 शाकाहारी, चलिए 100 हैं, 100 में 70 भारतीय हैं, अन्य क्या होंगे? विदेशी होंगे। तो विदेशी कितने होंगे? 30। अब कह रहा है इनमें 60 जो है शाकाहारी हैं। शाकाहारी कितने हैं? 60। तो मांसाहारी कितने होंगे? 40। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी हैं। 30 भारतीय शाकाहारी है। अगर हम मान लें टोटल शाकाहारी कितने हैं? 60। अगर मान लें इस 60 में 30 विदेशी, पूरे के पूरे विदेशी क्या हैं? शाकाहारी। अगर 30 विदेशी भी हम शाकाहारी मान लें तब भी 30 बचेंगे। वो 30 कौन होंगे? इंडियन होंगे। तो पहली बात बिल्कुल सही है, कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी है। दूसरा, कम से कम 10 भारतीय मांसाहारी हैं। अब मांसाहारी की संख्या टोटल क्या है? 40, और 40 में 30 विदेशी हैं। अगर हम मान लें कि पूरे के पूरे विदेशी, अब आप ये सोचेंगे मैं मान क्यों रहा हूं? मान इसलिए रहा हूं कि यहां कम से कम शब्द का इस्तेमाल है। इसको आपको एडजस्ट करके शिफ्टिंग करके काम चलाना होगा। 40 मांसाहारी में अगर 30 विदेशी हैं तब भी तो 10 बच गए, और जो 10 बच गए वो क्या होंगे? वो इंडियन होंगे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 20 में 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आ गए हम लोग यहां पर, देखिए, अल्प साधन युक्त, लो एंड, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सस्ती वस्तुएं, इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं अनुप्रयोगों के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। अनेक गृह उपयोगी सचित सधित्र तापस्थापी सुरक्षा और मॉनिटर अनुप्रयुक्तियां और व्यक्तिगत सुविधा अनुप्रयुक्तियां आईओटी की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर दृष्टि रखने वाली अनुप्रयुक्तियां कतिपय चिकित्सीय अंतरोप और कारों में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियों भी इस श्रेणी में आती हैं। अनुप्रयुक्तियां मतलब जिनका उपयोग ना हो रहा हो। उम्मीद है कि आईओटी कई गुना रफ्तार से बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरुत्साहित कर रही हैं। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला है? भारत में समर्थनकारी एंड ब्लॉगिंग प्रौद्योगिकी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। ये बात कही नहीं गई है। आसन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए भी गलत हो गया। सस्ती लो एंड आईओटी प्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन अधिक आरामदेह बन जाएगा, ये बात नहीं कही गई है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों को पुनर्संरक्षित करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्वस्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही। इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेश करे। विकासशील देशों से बड़े आंकड़े मुक्त रूप से संग्रहित और खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकपरक किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी की सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का नेटवर्क नहीं है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों के व्यक्तिगत व्यवहारक विशेषताओं आदि से संबंधित डिजिटल सूचना है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त परिचय का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगम है? उपनिगम का मतलब होता है नजदीक जो हो, नियरेस्ट। वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह इसकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाता है। बिल्कुल गलत बात है। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। इसको होल्ड पे रख लेंगे। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़े के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। गलत है। भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा मान समानुपाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
यानी कॉम्प्रहेंशन को पढ़ते वक्त अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे, यानी एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो इतने कंसंट्रेट हो कि एक एक लाइन को डिफाइन करते चले। अगर आप, मेरा यकीन करिए, अगर आपने पढ़ते वक्त पूरा कंसंट्रेशन अप्लाई रखा और एक एक लाइन को डिफाइन करते हुए चले और लास्ट में अच्छा तेजी से भी चल रहा है और लास्ट में जब आप प्रश्न पे आएंगे तो आपका दिमाग तुरंत आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट आप पढ़ के वहां तक पहुंचे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद से सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है? निश्चयात्मक, डिजिटल दिक्स्थान में बड़े आंकड़े यानी बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। इसको होल्ड पे रख लिया। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं। गलत। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार कर दिया, ये गलत। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व विकसित देशों की विशेषता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी प्रश्न को करते वक्त हम फोकस्ड रहेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ये इसीलिए पूरा पेपर हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना था सर पूरा पेपर लेके चलिए फॉर्मेट के साथ। इसको पढ़िए। भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है, तथापि इनके प्रभावों का सामना करने में वे अग्रिम पंक्ति में हैं। कृषि अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बारंबार होने वाली अत्यधिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा और बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिणामित हो सकते हैं और नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि और जल आपूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। छोटे किस फार्म कितने महत्वपूर्ण है? पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उस पर निर्भर हैं। भारत में छोटी जोत वाले किसान देश का 41% खाद्यान्न और अन्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जिनका स्थानीय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। यह है प्रश्न हमारा सामने। कह रहा उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगम कौन सा होता है? छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना, पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण भाग। इसको होल्ड पे रख लिया। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत बात है। बड़ी संख्या में किसान परिवारों को होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी, ये भी गलत बात है। भारत में केवल छोटी जोत वाले किसानों को खास, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।